This is a rose, right? Now this rose is in my right hand but not in the left. ये गुलाब मेरे बाएं हाथ में नहीं है, दाएं में है, यहाँ है, पीछे नहीं है, इस हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, राइट? तो हम कहेंगे कि ये जो गुलाब का फूल है ये लिमिटेड बाय ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे? कि जो फूल है वो आईपैड नहीं है, जो फूल है वो डेस्क नहीं है, जो फूल है वो स्पीकर नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, स्टेज नहीं है। तो फूल सिर्फ फूल है, बाकी चीज़ों से अलग है। दूसरा, इस फूल के साथ एक टाइम जुड़ा हुआ है, काल जुड़ा हुआ है। जैसे ये पॉसिबली कोई 4 दिन पहले अपने जहाँ भी बगीचे में था वहाँ इसको खिला होगा, कोई 4 दिन पहले बोया गया होगा, कोई 2 महीने पहले। तो इसका मतलब एक काल इस फूल के साथ काम कर रहा है कि ये कभी हुआ है, कभी बीज था फिर फूल हुआ, और फिर अब ऐसे रखेंगे तो देखिए कितनी देर ये ऐसे ही खिला रहेगा, ये शाम तक मुरझा जाएगा, कल तक और परसों तक तो फिर लगेगा इसको फेंक दो, अब इसकी खूबसूरती गई। तो जो चीज़ लिमिटेड हो जाए समय से, काल से, उस चीज़ को हम संसार कहते हैं, उसको हम विषय कहते हैं, उसको हम एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसी तरह ये फूल हमेशा नहीं रहेगा, और ये फूल हर जगह नहीं है, और ये फूल दूसरी चीज़ों से अलग है। तो जो लिमिटेड हो टाइम, स्पेस और ऑब्जेक्ट से, a thing which is limited by time, space and object can be called a worldly object, which will be very, very transient, and for very little time it will be there. अब हम अपने शरीर को देखें, आपका हमारा शरीर है, इसका डेट ऑफ बर्थ है, राइट? यू हैव योर डेट ऑफ बर्थ, यू नो इट। पुराने कुछ थे ना जो 40s 50s में लोग पैदा हुए, 30s में जो पैदा हुए हैं, उनको पूछो कि आपका जन्मदिन किस तारीख को होता है, तो उनको कहते जी तारीख तो नहीं पता, बट माँ कहती थी कि उस दिन बारिश बड़ी पड़ी थी, या बोलेंगे उस दिन रात बड़ी काली थी। अभी ये क्या ही हिसाब हम लगाएं कि मतलब ये व्हाट इज दिस। लेकिन ऑब्वियसली ना भी पता हो तो एक आइडिया होता है कि ये व्यक्ति 70 या 80 का है, या 95 का है, या 90 का है, पता चलता है। कोई चीज़ शरीर है, उत्पन्न हुआ है, तो और ये शरीर है, जैसे इस फूल का डेथ डे बहुत पास है। एक्चुअली इट इज़ ऑलरेडी डेड, इट इज़ ऑलरेडी डेड। whatever sap is there in this, तब तक ये खिलता रहेगा, जब तक अंदर वाला जूस खत्म हो जाएगा तो मुरझा जाएगा। जो चीज़ उत्पन्न हो और मर जाए उसे हम विषय कहते हैं, संसार कहते हैं। अब अगर इसी प्रिंसिपल से हम समझना चाहें तो परमात्मा कब पैदा हुआ था? कोई भी ग्रंथ ये नहीं कह सकेगा कि परमात्मा इस दिन पैदा हुआ, क्योंकि जो चीज पैदा होगी वो मरेगी। इसलिए हम परमात्मा को अजन्मा मानते हैं। जो जन्म नहीं तो वो मरेगा भी नहीं, तो परमात्मा मरेगा कब? तो उसके मरने की भी कोई डेट, काल, समय नहीं होगा, नहीं है। इसलिए हम परमात्मा को अविनाशी कहते हैं। अब आती है हर चीज समय से जैसे लिमिटेड है, ऐसे स्थान से भी लिमिटेड, देश से भी लिमिटेड होती। तो परमात्मा कहाँ होता है? गोलोक में, साकेत लोक में, वैकुंठ में, सचखंड में कहाँ रहता है भगवान? क्या आपके बनाए मंदिर और गुरुद्वारे में कहाँ होता है भगवान? ख्याल करना, जो स्पेस से लिमिटेड हो गया वो परमात्मा नहीं हो सकता है। और याद रहे, जो स्पेस से लिमिट हो गया वो काल से भी लिमिटेड हो जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट से भी लिमिटेड हो जाएगा। और जिसकी सीमन रेखा बंध गई, जो सीमाओं में बंध गया, उसको हम परमात्मा नहीं कह सकते हैं। और जो अनादि है वही अनंत है, और जो अनादि अनंत है देश, काल और वस्तु की परिधि से, लिमिट से परे है, हम उसी को परमात्मा कहते हैं।
तो अब इस परमात्मा का कौन सा दरवाजा है जो हम खोलना चाह रहे हैं? तो ये जो मैंने गाया है ये एक पोएटिक एक्सप्रेशन है, ये एक काव्यात्मक एक्सप्रेशन है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्वभूत में है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और तुम्हारे ही हृदय में बैठा हुआ है। तिष्ठति मतलब बैठा हुआ है, मौजूद है। कैसे? तो कई बार कुछ पेंटर्स, आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग बनाते हैं कि एक आदमी बनाया तो उसके दिल में यहाँ कृष्ण जी का फोटो लगा दिया, तो मतलब दिल में बैठे हैं, तो लगता अच्छा वो मुरली मनोहर जो है मुकुटधारी वो हमारे हृदय में रहता है। लेकिन ये फिर एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। मैंने इसीलिए पहले इस बात को स्पष्ट किया, जो अनादि अनंत है उसका आप कोई चित्र बना नहीं सकोगे। जो सर्वव्यापक है उसका चित्र तुम बना नहीं सकते हो। अब इसी निर्गुण निराकार की अभिव्यक्ति जिन विशेष गुण, विशेष शक्तियों के साथ होती है, सनातन धर्म में हम उन्हीं को अवतार बोलते हैं। अवतार मतलब when a higher consciousness comes down to physical plane is called an incarnation, is called an avatar. Just this much. I'll take you into this very deep subject, but slowly and gently so that you can understand and follow what I am saying. उस उच्च चेतना का किसी अंतःकरण और देह के साथ जब संयोग हो जाता है तो वो दिव्य चेतना को हम अवतार बोलते हैं। तो श्री कृष्ण अवतार है, श्री राम अवतार है, हनुमान जी अवतार है, दिव्य शक्तियों के है। अब इसकी एक पहचान क्या होती है, इसको हम ऐसे समझे, वेदांत में हम बोलते हैं कि ईश्वर कौन है? जो हमेशा ज्ञानी है, जो शुद्ध सत्वगुणी है, जो सर्व शक्तियों से संपन्न है, और जिसको अपने स्वरूप का अज्ञान कभी नहीं होता है, और जो मायापति है उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो उसी ईश्वर चेतना का जब अभिव्यक्ति किसी एक देह में हो रही हो तो हम उसको अवतार कहते हैं। अब ये अवतार है तो ऑब्वियसली शरीर है, आँख कान नाक है, चेहरा है, बोल है, बचन है। तो अब थोड़ा सा आसान हो जाता है, जिसे अभी इस अनंत अविनाशी परमात्मा का पता ना हो उसको कैसे समझाएं कि परमात्मा है। लेट्स से अगर मैं आपको कहूं कि अपनी कल्पना से, अपनी स्मृति से आप मोतिया के फूल की जो सुगंध होती है, क्या आप उसको याद कर सकते हैं अपने मन में? थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत गर्मी के बाद जब बारिश पड़ती है तो मिट्टी से जो खुशबू उठती है, क्या आप उस खुशबू को याद कर सकते हैं अगर कभी खुशबू का आनंद लिया हो तो? थोड़ी सी दिक्कत आज के समय में ये हो गई है कि जब बाहर बारिश हो रही होती है तब लोग YouTube पर बारिश के गाने देख रहे होते हैं और उससे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर जाके बारिश में भीगते नहीं है। वो भीगेंगे तो उनका आईफोन खराब हो जाएगा, उनका एंड्रॉयड फोन खराब हो जाएगा, और आजकल फोन तो हाथ की एक्सटेंशन हो गया। यू डोंट गो एनीवेयर विदाउट दिस एक्सटेंशन विद यू। तो इसलिए लोग बारिश में नहीं जाते, बिजली कड़कड़ाई हो, बोलो नहीं मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा। पर मेरा सुझाव है, अगली बार जब अहमदाबाद में बारिश हो, फ़ोन अंदर रख देना, तुम बारिश में भीगने चले जाना और खूब अच्छे से भीगना और खूब भीगते हुए गाना और खूब भीगते हुए नाचना, क्योंकि गुजराती हो और नाचे नहीं तो बात नहीं बनती। मतलब यू कांट टेक डांस आउट ऑफ एनी गुजराती एंड ऑल्सो आउट ऑफ अ पंजाबी। सो गुजराती है तो नाचना तो लाजमी है, आवश्यक है, नाचना भी चाहिए। और ख्याल करना, कुत्ते, गधे, भैंस, घोड़े, खच्चर ये नाचते नहीं हैं, इनको नाचना आता भी नहीं है, नाच सकते भी नहीं है। इन तमाम जीव जंतुओं में जो नाच सकता है वो मनुष्य है, राइट? जो हंस सकता है वो मनुष्य है,
रो तो जानवर भी लेता है पर वो हंसता नहीं है, और हंस तो शायद ले लेकिन वो नाचना नहीं जानता है। ये जो नाचना है, नृत्य है, ये हमको हमारी मनुष्यता के करीब कर देता है। इट मेक्स यू मोर ह्यूमन, सो इट्स ग्रेट टू डांस। अनफॉर्चुनेटली हम जिस हॉल में बैठे यहाँ कुर्सियाँ लगी हैं, तो मैं यहाँ डांस मेडिटेशन ना करवा पाऊँगी, लेकिन हम अपने आश्रम में शिविर में बहुत सा डांस मेडिटेशन कराते, और उसमें बस फ़र्क इतना है कि आमतौर पर जब लोग नाचते हैं तो आंखें खोल के एक दूसरे को दिखा दिखा के डांस करते हैं, लेकिन जब आप आंख बंद करके अपने मन को उस ताल में खो जाने को अवसर देते हैं और अपने अंतर की उस ऊर्जा को जागृत होने का अवसर देते हैं, तो अब वो नाच एक दिव्य नाच हो जाता है, वो नृत्य एक दिव्य नृत्य हो जाता है। तो मैं बात कर रही थी कि बारिश से भागो मत। बारिश जब हो तो उसकी सुगंध भी लो, उसकी बूंदों को देह पर गिरते हुए, सिर पर गिरते हुए, आंखों के ऊपर जब बूंदें खिसकती हुई, लटकती हुई पलक तक आ जाए और फिर पलक से गाल तक आ जाए, उस बारिश की बूंद का जिसने आनंद नहीं लिया वो काहे का मनुष्य, वो तो गधा ही हो गया ना। क्या बोले, गधेड़ो। इसलिए प्रकृति के साथ अपनी एकता को बना के रखना चाहिए। अब मैं आपसे कहूं कि उस खुशबू को याद करो, तो हो सकता है कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन आपको अगर ये मैं मोतिया के फूल की माला दे दूं तो इसको सूंघना और उस खुशबू को अनुभव करना तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा, राइट? अब चूंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ी चिंता हो जाती है कि एग्ज़ाम में जो उन्होंने तैयारी करी है वो कहीं भूल न जाए। स्ट्रेस के मारे अपना सारी कोर्स के जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही अगर भूल गए तो एग्ज़ाम में फेल हो गए, या नंबर कम आए, या परसेंटेज, क्योंकि आजकल गेम सारी परसेंटेज की है, तो वो परसेंटेज अच्छी आए तो बहुत बेचैन हो जाते हैं, और कई दफ़े उसी बेचैनी की वजह से एग्जामिनेशन हॉल में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो एक टेक्निक जो खुद मैंने भी इस्तेमाल करी जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं पढ़ रही थी, और वो ये है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई थी, और वो ये कि दिन में कुछ आधे घंटे के लिए आप आंख बंद करके अपने कमरे में बैठ जाएं, और अगर मान लो पंखा चल रहा है तो पंखे की हवा जब चलती है तो वो आपके स्किन पर टकराती है, तो उस एक्सपीरियंस को लेना, उस अनुभव को लेना, या अपने आंखों के सामने ठीक आंख के लेवल पर आप एक घी का दीपक जला लें और उसकी जो ज्योति है उस ज्योति को अपलक देखें, त्राटक करें, और बहुत डीप ब्रीदिंग, मतलब आपकी छाती जो है वो फूले। वो क्यों फूलेगी? क्योंकि आपके लंग्स में जब प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा तो देयर विल बी एन एक्सपेंशन इन योर चेस्ट एरिया, और सांस जो लेने का सिस्टम है वो आपकी डायफ्राम मसल की वजह से होता है। इसीलिए जब भी कोई साधन अभ्यास करने बैठते तो मैं सबसे पहली बात कहती हूँ कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स आई वुड से नेवर सिट लाइक दिस, नेवर सिट लाइक दिस। टेढ़ा नहीं बैठना और आगे झुक के नहीं बैठना। ऑलवेज कीप योर स्पाइनल कॉलम इरेक्ट, ऑलवेज कीप योर स्पाइनल कॉलम एज इरेक्ट एज यू कैन। हम स्पाइन को सीधा नहीं कर सकते क्योंकि वो सीधी है ही नहीं, तो अब सीधा कैसे कर दोगे? तो स्पाइनल कॉलम को इरेक्ट रखते हुए आपकी डायफ्राम मसल को एक छाते की तरह खुलने में मदद मिलेगी, और ये आपके पेट को भी फुलाएगा और ये आपके लंग्स को एक्सपैंड होने को जगह दे देता है। जब आपकी लंग्स एक्सपैंड होंगी, जब आपका डायफ्राम मसल ठीक से काम करेगा, तो आपकी डीप ब्रीदिंग इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि ये जो आपकी क्लेविकल बोन है, ये बोन विल राइज अ बिट, एक ऊंचाई में जाएगी, क्योंकि इधर आपका रिब केज एक्सपैंड होगा साइड वाइज एंड फ्रंट एंड बैकवर्ड, और दूसरा पेट में फुलावट आएगी, और दूसरा ये जो आपके कंधे हैं, क्योंकि लंग्स फैल रहे हैं
तो ये क्लाविकल बोन जो है, यहाँ की ये जो दोनों हड्डियाँ हैं आपकी, कभी शीशे के सामने बैठ के इसको करेंगे तो समझ लगेगी, ये भी राइज होती है। इसको मैं कहती हूँ योगिक ब्रीदिंग। अगर आप यौगिक ब्रीदिंग ठीक से सीख लें और 20 मिनट रोज उस यौगिक ब्रीदिंग को करते हैं त्राटक के साथ, तो आपकी इंटेलिजेंस और आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि जिस चीज़ को एक बार देख लिया, जिस बात को एक बार सुन लिया, आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। एंड आई बिलीव स्टूडेंट्स अगर इस यौगिक ब्रीदिंग और त्राटक को सीखते हैं तो उनके एग्ज़ाम के जो फियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एंड वेरी जॉयफुली और बहुत आनंद से वो अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाते। यही बात एक आम जीवन में गृहिणियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, उनका तो परमानेंट काम चिंता करना है, चिंता चिंता चिंता, कभी बच्चों की, कभी पति की, कभी अपनी, कभी सास, कभी ससुर, कभी भाई, कभी माँ, वो सबके लिए क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो इतना जो फिक्र करती हैं, उस फिक्र करते रहने से सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रभावित होती है वो है आपका श्वसन, आपकी ब्रीदिंग खराब हो जाती है। जब आपका ब्रीदिंग खराब हो जाता है तो आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और तनाव से तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे रक्त में आपका अपना बॉडी सिस्टम कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये जो कॉर्टिसोल है ये तनाव को और ज़्यादा बढ़ाएगा और तुम्हारी धमनियों में तकलीफ, इरोजन उत्पन्न करता है।